एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस पर्यावरण की सीरीज में अगला टॉपिक लेते हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोलॉजी इन इकोसिस्टम। यह इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि पहले हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी क्या है, यानी कि इकोलॉजी क्या है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अनेक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अद्यपि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। हैकेल द्वारा निर्मित ओकेलॉजी का जो नामावली का विन्यास था, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ था, जिसमें ओकाइस यानी कि रहने का स्थान तथा लोगोस यानी अध्ययन है। आगे चलकर ओकायोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्याप्त रूप दे दिया गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो यह पारिस्थितिकी जो है, यह एक विस्तृत अध्ययन है। तो इसको हम लोगों ने देखा। और अगला जो इसका पॉइंट है वह पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो एजी टांसले के द्वारा हुआ था 1935 में। सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संघटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। यह पारितंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ कार्य करते हैं तथा भौतिक पर्यावरण यानी कि जैविक घटक अजैविक घटक, भौतिक पर्यावरण को अजैविक घटक कहा जाता है, के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टतः निश्चित जैविक संरचनाओं के भीतर होता है और उसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो विशेषताएं हैं वो हैं, यह संरचित एवं सुसंगठित तंत्र होता है। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह विभिन्न प्रकार से ऊर्जा द्वारा संचालित होते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है जिसमें जो है पदार्थ तथा ऊर्जा का सतत निवेश यानी कि इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। आकार के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की जो योजना है वो कैसे बन। इस चित्र के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो कार्य योजना का निरूपण है इससे समझ सकते हैं। यह जो प्रथम मतलब उत्पादक जो होते हैं, यानी कि यहीं से जो जीवन की क्रियाएं शुरू होती हैं, यहाँ से भोजन के मिलने की जो क्रियाएं हैं उत्पादक से ही शुरू होती हैं। ये क्या करते हैं, सौर यानी सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और वायुमंडल से यानी वायु से CO2 गैस लेते हैं और मृदा यानी कि मिट्टी से पोषक तत्व और जल को प्राप्त करते हैं। और ये क्या करते हैं कि अपना भोजन यानी प्रथम पोषण स्तर यानी कि अपना भोजन बनाते हैं और इनके भोजन बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलता रहता है। इसके बाद से जो उत्पादक होते हैं इनको प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता हैं तो इनका ये उपयोग करते हैं। उत्पादक का उपयोग जो करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। तो उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर कहा गया है और प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषण स्तर कहा गया है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं इनसे यह श्रेणी बढ़ती है और द्वितीय उपभोक्ता के पास जाती है और इसको तृतीय पोषण स्तर कहते हैं। यानी कि
प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग कौन करते हैं? द्वितीय उपभोक्ता करते हैं। और ऐसे ही द्वितीय उपभोक्ता का उपभोग जो है चतुर्थ उपभोक्ता करते हैं और इनको चतुर्थ पोषण स्तर कहा गया है। यानी कि द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं उनको तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता उपभोग करते हैं और उनको चतुर्थ पोषण स्तर कहा जाता है। यानी कि जो उत्पादक हैं प्रथम पोषण स्तर है और प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं द्वितीय पोषण स्तर है और जो द्वितीय उपभोक्ता हैं वो तृतीय पोषण स्तर है और जो तृतीय उपभोक्ता हैं वो चतुर्थ पोषण स्तर हैं। और इनके बाद क्या होता है कि जो उत्पादक हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं और तृतीयक उपभोक्ता हैं, इनका सबका उपभोग जो है सर्वाहारी या सर्वोच्च उपभोक्ता वाले करते हैं, तो इनको सर्वोच्च पोषण स्तर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सर्वोच्च उपभोक्ता स्तर में चले जाते हैं। लेकिन जब ये खत्म होते हैं यानी कि उत्पादक प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता और सर्वोच्च पोषण स्तर वाले जो जीव होते हैं और ये जब नष्ट होते हैं यानी कि मर जाते हैं, तो ये सारे के सारे इस मृदा में आ जाते हैं और इनमें जो अपघटक होते हैं जिनको डिकम्पोजर बोला जाता है, तो ये उनको क्या करते हैं अपघटित करके और उनका जो भी अवशेष होता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से जो पोषण स्तर है इस तरह से श्रेणीबद्ध तरीके से चलता रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक होते हैं वे कौन होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इनके जो घटक होते हैं पहले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा है जैविक और अजैविक घटक यानी कि एबायोटिक और बायोटिक घटक के बारे में। तो फिर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं जैविक अजैविक घटक और जैविक घटक। यानी अजैविक घटक जो है एबायोटिक होता है। अब इसके 3 भाग होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। यानी अजैविक घटक होते हैं एबायोटिक के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। और भौतिक कारक में क्या क्या आता है? तापमान है, आर्द्रता है यानी प्रकाश है, सूर्य मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाला प्रकाश, वायुमंडलीय दाब है और स्थलाकृति है। उसके बाद से अकार्बनिक कारक जो है वो है जल है, वायुमंडलीय गैस है, मिट्टी, खनिज और चट्टान आते हैं। और कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आते हैं। तो यह कंपोनेंट्स जो हो गए अकार्बनिक यानी कि अजैविक घटक के ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो ये अजैविक घटक के पार्ट हो गए। उसके बाद जो बायोटिक घटक यानी कि जैविक घटक है, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके जो होते हैं 3 भाग होते हैं, उत्पादक यानी कि प्रोडक्टर, उसके बाद उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और अपघटक यानी डिकम्पोजर। तो जो जैविक घटक है इसके 3 पार्ट होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब हम लोग इसको देखते हैं विस्तृत रूप से कि यह अजैविक और जैविक घटक क्या क्या हैं। इस चित्र में हम लोग अजैविक घटक को देख सकते हैं। इसमें मौसम तथा जलवायु, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, मिट्टी यानी कि ये सारे कुछ होते हैं। यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, पारितंत्र के अजैविक घटक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु तथा प्रकाश, ऊर्जा आदि होते हैं। इनमें बहुसंख्यक अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि और रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, दावानल, जलवायु तथा मौसमी दशाएं भी शामिल होती हैं। प्रत्येक अजैविक कारक जो होता है इसका जो अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, मगर प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से प्रभावित होता है और बदले में उन कारकों को भी प्रभावित करता है। कोई जीव अपने पर्यावरण में कहाँ कितनी अच्छी तरह रह पाता है, इसके महत्वपूर्ण निर्धारक जो हैं अजैविक कारक ही होते हैं। इसलिए इसे सीमाकारी कारक भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने अजैविक घटक क्या है इसके बारे में देखा और जाना। अब हम लोग आते हैं जैविक घटक क्या है। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं जैविक संघटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स को।
यह जो जैविक घटक है यह क्या है, उत्पादक है, और उपभोक्ता है और अपघटक, यानी कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से यह जैविक संघटक बनता है। यानी जैविक संघटक के अंतर्गत ये तीनों चीज़ आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, जो कि साधारणतया क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं और अकार्बनिक जैविक पदार्थ को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपना भोजन बना लेते हैं। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जाने गए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इनमें घास भूमि होता है। इस परितंत्र में जैविक घटक जो होते हैं, इस क्षेत्र में जीवित पादप तथा जंतु पाए जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि उत्पादक तथा स्वपोषक संघटक जो होते हैं, जो जिनको प्रोडक्ट्स आर ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल यानी एल्गी आते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थ से अपना भोजन बना सकते हैं। अर्थात ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं या बना सकते हैं, उनको स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफ्स तथा प्राथमिक उपभोक्ता ये कहलाते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़युक्त पौधे यानी कि शाक, झाड़ी तथा वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप पलवक यानी फाइटोप्लैंक्टन नामक पलवक जैसे प्रमुख उत्पादक होते हैं। जब पर्यावरणीय स्थिति अनुकूलतम रहती है तो पादप पलवक कितना भोज्य पदार्थ उत्पादित करते हैं, जिनका कि प्रति इकाई क्षेत्रफल भूमि या जलीय सतह में, यानी कि भूमि या जलीय सतह में, मतलब इसका जो इकाई होता है में बड़ी झाड़ियों तथा बड़े वृक्षों द्वारा तैयार होता रहता है। और उसके बाद उपभोक्ता क्या होता है, यह उपभोक्ता कंज्यूमर जो होता है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता या शाक भक्षी कहलाता है, जैसे चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊंट आदि होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर करता है। तो इसके जो उदाहरण हैं, सांप है, भेड़िया है, इस तरह से उदाहरण हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो होता है यह शीर्ष मांस भक्षी होता है। इनमें वे उपभोक्ता आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। और इनका जो उदाहरण है वो है बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ इत्यादि, मतलब जो तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अपघटक या मृत जीवी यानी डिकम्पोजर आर स्पोरोफाइट आते हैं, यानी कि इनको अपघटक या मृत जीवी कहा जाता है। इनमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपर डिट्रस्ट पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत तथा मृत प्राय पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। इन मृत अवशेषों के आधार जो बाह्य श्वसनीय पाचन में सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिनका अपघटकों के द्वारा उपभोग किया जाता है। तो इस तरह से यह अपघटक अपना कार्य करते हैं। इस चित्र के माध्यम से जैविक व अजैविक संघटक में अंतर को दर्शाया गया है। ये अजैविक संघटक हैं और ये जैविक संघटक हैं। यानी सूर्यातप यानी सूर्य का जो प्रकाश है, उष्मा है, वह दोनों के लिए जरूरी है। अजैविक संघटक में पोषक तत्व होते हैं और जो चक्र चलता रहता है, गैस, पानी, खनिज, और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का क्षय भी होता रहता है। और वहीं जैविक संघटक में उत्पादक पौधे होते हैं, उपभोक्ता में मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं, और इससे ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। और ये जब खत्म होते हैं तो ये क्या होते हैं, अपघटक इन्हें अपघटित कर देते हैं, और ये जो इनमें कवक और जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस तरह से यह अजैविक संघटक है और ये जैविक संघटक है। इस तरह से समझ में आया होगा जैविक और अजैविक संघटक के अंतर। अब हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो नियम हैं, यह नियम क्या हैं,
यानी कि रूल्स रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इसके जो नियम हैं वह क्या क्या हैं हम लोग देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पारिस्थितिकी के निम्न नियम व संकल्पनाओं का उल्लेख किया जाता है। इसमें जो संकल्पनाएं हैं वह हैं पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। इसमें जैविक व अजैविक दोनों घटक होते हैं। तो यह जो पॉइंट हम बोल रहे हैं यह हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। इन्हीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई होती है। इसमें जैविक व अजैविक दोनों घटक होते हैं। और इसका अगला पार्ट है संपूर्ण जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका तीसरा पॉइंट जो है पारिस्थितिकी तंत्र एक महत्वपूर्ण नियम एक रूपतावाद का नियम है, अर्थात भौतिक एवं जैविक प्रक्रम आज भी वही है जो कभी अतीत में थे और भविष्य में भी वही रहेंगे जो वर्तमान में है। अंतर केवल उनके परिणाम, तीव्रता, आवृत्ति या दर का होता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र हैं सौर विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित एवं कार्यशील होता है। विभिन्न पोषण स्तरों यानी पोषण स्तरों में जो है सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रवाहित होती है और प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप शून्य में चली जाती है, अर्थात उसी ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। इस तरह ऊर्जा एक प्रवाह एक दिशीय होता है। इसका जो एक अगला पॉइंट बनता है बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा एक प्रगामी यानी कि प्रोग्रेसिव क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा ही प्राप्त होता है। इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला पॉइंट ये बनता है कि बढ़ते पोषण स्तरों में श्वसन द्वारा ऊर्जा का सापेक्षिक ह्रास बढ़ता चला जाता है, अर्थात उच्च पोषण स्तरों के जीवधारियों में श्वसन के द्वारा ऊष्मा ह्रास अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसका अगला पॉइंट ऐसे बनेगा किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा के मौलिक स्रोतों यानी कि पौधों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी ही कमी आती है। यही कारण है कि आहार श्रृंखला जो फूड चेन होती है छोटी और आहार जाल यानी कि फूड वेव जो होता है बड़ा और जटिल होता है। इसका अगला पॉइंट है कि सूर्यताप पारिस्थितिकी की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सूर्यातप में कमी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब पारितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों में से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सामान्यतः जो पारितंत्र होता है उसकी उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आ जाती है। इसके अलावा पारितंत्र की उत्पादकता को कुछ अजैविक घटक तथा वर्षा की मात्रा, मिट्टी की प्रकृति, जलवायु तथा रासायनिक कारकों में पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित रहती है। जो पारिस्थितिकीय स्थिरता होती है उसमें समस्थिति क्रियाविधि द्वारा बनी रहती है, अर्थात पारितंत्र में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन प्रकृति द्वारा स्वतः समायोजित कर लिया जाता है। जो प्राकृतिक पारितंत्र है जब किसी भी अवांछित प्राकृतिक या मानवीय गतिविधियों को समायोजित नहीं कर पाता है तब पारितंत्रीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। और मेन पॉइंट जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का अंतिम जो उद्देश्य है जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता, पारितंत्रीय संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण से होता है। अब हम लोग इस सीरीज को ही खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली सीरीज में। यानी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।